अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस। और आज की वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को देखेंगे। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट स्टार्टिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन को समझा था। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं अगर जिसने वो पार्ट नहीं देखा। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से साइट ऑफ इन्फेक्शन से और पेशेंट फैक्टर से। दो फैक्टर्स हैं जिसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन जिससे हमें समझ में जो आता है वो ये है कि हमें अपनी मेडिसिन को देने से पहले उस जगह का ध्यान में रखना ज़रूरी है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। मतलब कि हमें ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जो कि उस जगह जाके अफेक्टिवली अपना जो थेराप्यूटिक अफेक्ट है वो अच्छे से दे सके, अपने टारगेट साइट पे अच्छे से पहुंच जाए। अगर हम बात करें सीएनएस को ध्यान में रखते हुए, तो हम अगर सीएनएस को देखें तो सीएनएस को कौन प्रोटेक्ट करता है? सीएनएस, ठीक है। सीएनएस को कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को हमें इस तरह की मेडिसिन देनी चाहिए जो कि अलाउ करे, ब्लड ब्रेन बैरियर उसको ईजिली अलाउ कर दे। जिसके लिए हमारे पास फर्दर जो है रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें कौन सी ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर उसको अलाउ करे और उसको जो है, लाइक सपोज अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन और द इन्फेक्शन ऑफ द फ्लूइड जो कि कवर कर रही होती है ब्रेन को। अब हमने उसको ट्रीट करना है तो हमने उसको ट्रीट करने के लिए ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जो कि ईजिली ब्रेन तक पहुँच जाए और अपना टारगेट अफेक्ट दे सके। सो अब जो है हम लोग उसके फैक्टर्स को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने पहले फैक्टर की, तो वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी। मतलब कि वो मेडिसिन या वो एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए जो कि पेनिट्रेट कर जाए ब्लड ब्रेन बैरियर में। ब्लड ब्रेन बैरियर हमेशा लिपोफिलिक मेडिसिन को ही, लिपोफिलिक ड्रग को ही अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? क्योंकि वहाँ पे वो ईजिली जाके सॉल्युबलाइज हो जाती है, उसका लिपोफिलिक नेचर होता है उसकी पूरी मेम्ब्रेन का। और इसी के साथ अगर हम बात करें अपने सेकेंड वाले उसकी, तो मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट हमें, अगर हमने स्टार्टिंग ऑफ द फार्माकोलॉजी की बात करें या फिर हमने जो फार्माकोकाइनेटिक की पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मॉलिक्यूलर वेट किसी भी ड्रग का कम होता है तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरह यहाँ पे भी यही है कि अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो वो फ्रीली जो है चली जाएगी टुवर्ड्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। और अगर जो है थर्ड अगर पॉइंट को देखें हम लोग, प्रोटीन बाइंडिंग, तो वो भी इसी से लिंक करता है कि अगर ड्रग जो है प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूलर कंसीडर की जाती है। और जब वो मैक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर की जाएगी तो हमें वही वाली प्रॉब्लम आएगी जो हम यहाँ फेस कर रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो बढ़ गया, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्री ड्रग, फ्रीली बाउंड ड्रग, जो कि बिल्कुल फ्रीली अनबाउंड ड्रग चाहिए, ताकि वो बिल्कुल ही जो है ईजिली पहुँच जाए, सीएसएफ में एंट्री कर जाए, अपनी प्रोटीन के साथ बाइंड ना हो। तो हमें क्या ख्याल रखना ज़रूरी है? हमें ख्याल रखना ज़रूरी है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट उस ड्रग का कम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है एफिनिटी फॉर द ट्रांसपोर्टर्स और द इफ्लक्स फॉर्म। अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। और इफ्लक्स पम्प हमारे पास वो पंप है जो कि इफ्लक्स मतलब बाहर निकालने वाला, ये अनवांटेड, जितने भी हमारे पास अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। तो अब ये बात कही गई है कि हमारे जो जो क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स हो, उनकी एफिनिटी टुवर्ड्स दी ट्रांसपोर्टर हाई होनी चाहिए, ठीक है। और उनकी एफिनिटी टुवर्ड्स दी इफ्लक्स पम्प कम होनी चाहिए, ताकि वो इफ्लक्स पम्प के साथ कम बाउंड हो, ट्रांसपोर्टर के साथ ज़्यादा बाउंड हो और ईजिली जो है वो अपने ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि हमारा टारगेट है वहाँ पहुँच जाए। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन टू द पेशेंट। हमें साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है उस जगह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ अगर हम दूसरे अपने फैक्टर्स को देखें तो वो हमारे पास पेशेंट फैक्टर है। अब पेशेंट को जो है ध्यान में, उसके फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन। सबसे पहले हमने ये देखना ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो एंटीबायोटिक भी वहाँ पे अच्छी तरह से काम करेगी। एक बात याद रखना ज़रूरी है, जब भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करेगी। अगर इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा तो जो है कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हेल्पफुल रहता है। और उसी के साथ हमें एंटीबायोटिक की भी कम डोज रिक्वायर्ड होती है। मैं ये नहीं कह रही कि डोज नहीं चाहिए होती, कम डोज रिक्वायर होती है। जल्दी पेशेंट जो है रिकवर कर जाता है अगर उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो और उसके साथ उसकी एंटीबायोटिक भी जो है कम डोज में जा रही हो, तो अच्छे से पेशेंट रिकवर कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर्स की,
तो वो है रीनल डिसफंक्शन। अब रीनल डिसफंक्शन क्या है? रीनल डिसफंक्शन जो है इसी तरह से है, क्योंकि हमें क्या पता है, एक चीज़ हमें पता है कि जब भी कोई भी मेडिसिन होगी, मेडिसिन वो क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी थ्रू दी किडनी। ठीक है। अब जब किडनी ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, उसका फंक्शन ही पुअर है, तो वो क्या होगी, वहाँ पे एंटीबायोटिक की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और एंटीबायोटिक की अगर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई या किसी भी मेडिसिन की एक्यूमुलेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाए, तो इट मीन्स के वहाँ पे क्या हुआ कि अब उसकी ओवरडोजिंग स्टार्ट हो गई है, टॉक्सिसिटी की तरफ जो है वो मेडिसिन चली जाएगी, तो वो टॉक्सिक कंसिडर की जाएगी। तो हमें क्या ख्याल में रखना ज़रूरी है कि उसका रीनल फंक्शन किस तरह, रीनल जो किडनीज हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो हमें ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जो कि रीनल रूट से जिसकी एक्सक्रीशन ना हो, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो रूट है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द मेडिसिन वो क्या है, रीनल रूट है। ये सब कुछ हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक की वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और जो कि जो है ये कहते हैं आप लोग इजीली वहाँ से भी गेट टू कर सकते हो बेसिक पॉइंट्स बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन। और द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ दी ऑल दी मेडिसिन क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म आ जाता है। सो अब हम बात करें अगर अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, तो वो है हमारे पास हेपेटिक डिस्फंक्शन। अब क्या हेपेटिक क्या होता है? हेपेटिक किसके लिए यूज़ हो रहा होता है? मेटाबॉलिज्म के लिए हो रहा होता है। अब रीनल जो है एक्सक्रीशन को देख रहा है, तो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को देखेगा। बस उसी तरह से जिस तरह से अगर हमारे पास कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि मेन जो अगर मेन रूट अगर फॉर दी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे पास लिवर ही होता है। अगर लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो मेटाबोलाइज नहीं होगी, मेटाबोलाइज नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, फर्दर एक्सक्रीट नहीं होगी, तो वही जो है अल्टीमेटली क्या करेगा, वो भी टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा। तो तीनों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम, रीनल डिसफंक्शन एंड दी हेपेटिक डिसफंक्शन। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है टू द पेशेंट। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, तो वो है पुअर परफ्यूजन। अब इसी तरह से ही है, अगर उसको परफ्यूज नहीं होगी, वो जाके अपने टारगेट साइट पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसके थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है वो भी अल्टीमेटली क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वहाँ जाके अच्छे से परफ्यूज हो। उसके साथ ही एज, अब एज की वही बात है कि एज अगर हमारे पास दो तरह की जो है तीन तरह के एज ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बच्चे, एक होते हैं हमारे पास यंग, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास एल्डर। ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में डेवलप नहीं हुआ होता रीनल एंड हेपेटिक। ठीक है, पूरा बेसिकली अगर बात करें फिजियोलॉजी का सिस्टम की, तो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। अगर हम यंगर्स की बात करें तो वहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हुआ होता है। ठीक है। और अगर हम एडल्ट की बात करें तो वहाँ पे भी इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। अब जब वर्क नहीं करेगा और यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा, रीनल भी और हिपैटिक भी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ हुए होंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या हुआ, हमें ड्रग के एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ गए। इसी के साथ अगर हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बात करें, तो लास्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि हम जो है जो प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, वहाँ पे भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एंटीबायोटिक प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है इन दी लैक्टेशन, और इन दी प्रेगनेंसी फीटस को हार्म भी कर सकती है। तो इसमें भी ध्यान रखना ज़रूरी है कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, उसको रखते हुए हमें प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। सो दीज आर द फैक्टर्स। फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने जो है नेक्स्ट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक वीडियो समझ आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।